इस वीडियो से जो पहले का वीडियो था उसके अंदर हमने सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स को समझने की कोशिश की थी और हमने IRAC यानी इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी की तरफ से जो हम देखते हैं इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन दिया गया है उसे समझने की कोशिश की। हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ एक्शन समझ रहे हैं अलग अलग इंसेक्टिसाइड्स के, तो उसमें अब हम आ चुके हैं ग्रुप नंबर 6 पर। मैं ऐसा होप करता हूं कि इस वीडियो से पहले की वीडियो के अंदर जो हमने अलग अलग मोड ऑफ एक्शंस को जाना था वो वीडियो आपने देखा होगा। अगर वो वीडियो आपने ना देखा हो और उस वीडियो से भी पहले जो एग्रोकेमिकल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यानी जैसे कि नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स और हम देख सकते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड टेक्निक्स जो हैं उन सभी के बारे में भी हमने पिछले वीडियोस में बात करी है। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहें तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। आज अभी फोकस कर रहे हैं हम ग्रुप नंबर 6 के ऊपर। ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हमने पिछले वीडियो में जाने थे। तो अब 6 नंबर का जो ग्रुप है वो है ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल। गेटेड क्लोराइड चैनल हमने पिछले वीडियो में भी जाने थे, तो लेकिन वहां पे वो ग्लूटामेट नहीं था, वो गाबा था, है ना। गाबा की बात करी थी, GABA, है ना। लेकिन अब हम ग्लूटामेट की बात कर रहे हैं। तो ग्लूटामेट की प्रेजेंस में हम देख रहे हैं क्लोराइड चैनल्स जो है उसको पहले GluCl के रूप में अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो है सिमिलर मैकेनिज्म रखता है गाबा की तरह। गाबा के केस में भी हमने दो तरह की बातें की थी, कुछ ब्लॉकर्स हो सकते हैं, कुछ एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स हो सकते हैं। या तो क्लोरीन को रोक दे या हम कह सकते हैं ज्यादा क्लोरीन आ जाए नर्व सेल के अंदर, तो दो केस होते हैं। तो वैसे ही हम कह सकते हैं इनमें भी सिमिलर मैकेनिज्म हो सकती है। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं जो मेजर हम मैकेनिज्म देख रहे हैं उसमें सीधा ही हम कहते हैं का जो स्पेसिफिक एग्जांपल है वो है एवरमेक्टिन्स एंड मिल्वेमेक्टिन्स। क्या है एवरमेक्टिन्स एंड मिल्वेमेक्टिन्स। तो इसके अंदर स्पेसिफिकली इस सब ग्रुप के अंदर हमें कुछ एग्जांपल अगर याद रखना है तो वो है एबामेक्टिन। तो कहने का मतलब ये हुआ ये जो हम ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स देखेंगे उनके इंसेक्टिसाइड्स जो है उनके आपको नाम में मैक्टिन शब्द दिखेगा, है ना। एबामेक्टिन है, एमामेक्टिन बेंजोएट, बहुत ही फेमस इंसेक्टिसाइड है ना, वाइडली यूज्ड इंसेक्टिसाइड आपको पता होगा। एमामेक्टिन बेंजोएट है और लेप्रीमेक्टिन है। तो इन सभी के नाम में मैक्टिन आ रहा है तो याद रखेंगे ये 6 नंबर का कुछ हिसाब है। तो ये तो था ग्रुप नंबर 6। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है हमारे पास अभी तो वो क्या है ग्रुप नंबर 7 जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। क्या है ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो इंसेक्ट की जो ग्रोथ है वो कई सारे हार्मोन पर डिपेंड करती है, साथ ही साथ काइटिन सिंथेसिस पे भी डिपेंड करती है और साथ ही साथ फैट के बनने पर भी डिपेंडेंट होती है। अब हम कह रहे हैं हार्मोन्स, जैसे आपकी बॉडी में भी अलग अलग हार्मोन्स हैं, है ना। ग्रोथ हार्मोन्स हमारी ह्यूमन बॉडी में भी है, एक पर्टिकुलर टीनेज तक होते हैं, है ना। उसी के कारण हम देखते हैं हार्मोन्स और भी अलग अलग जो भी बॉडी में हार्मोन है उनके फंक्शंस होते हैं। तो वैसे इंसेक्ट के अंदर दो मेजर हार्मोन है जो उसकी ग्रोथ को डिसाइड करते हैं। पहला है एक्डाइसिन हार्मोन और दूसरा हम देख सकते हैं जुवेनाइन हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होगा आपको, है ना। तो एक्डाइसिन हार्मोन जिसे हम कहते हैं ये इंड्यूस करता है मॉल्टिंग को। मॉल्टिंग क्या होती है समझते हैं आप, मेटामॉर्फोसिस के रूप में जैसे हम समझते हैं कि इंसेक्ट जब अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, है ना, एक आगे की स्टेज में जैसे मैच्योर होगा तो अपनी एक बॉडी की लेयर जो है वो छोड़ता है, एक नई स्टेज में डेवलप होता है। तो एक तरह से मॉल्टिंग जिसे हम कह देते हैं। तो मॉल्टिंग को बढ़ावा देता है कौन, हम देखते हैं एक्डाइसिन हार्मोन। ये कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है इसके बारे में आप मुझे बताइएगा। एक्डाइसिन हार्मोन से रिलेटेड कौन सा नेचुरल इंसेक्टिसाइड हमने पढ़ा था ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें नेचुरल इंसेक्टिसाइड के बारे में जब बात की थी तब ये जाना था, है ना, तो मुझे जरूर बताइएगा। तो एक्डाइसन हार्मोन है वो इंड्यूस करता है मॉल्टिंग को, जबकि जुवेनाइन हार्मोन जो है उसका उल्टा काम है। जुवेनाइन का मतलब ही क्या है बचपन, है ना। हम क्या कह रहे हैं जुवेनाइन का मतलब ही क्या है, जुवेनाइन तरह से बचपन मतलब इंसेक्ट इमेच्योर ही रह जाएगा। अगर जुवेनाइन हार्मोन आ रहा है तो जुवेनाइन हार्मोन का काम क्या है उसे हम देखते हैं उसकी इमेच्योर स्टेज में निकलता है ये। अगर यही लगातार निकलता रहे, जुवेनाइन हार्मोन ज्यादा हो तो इंसेक्ट जो है मैच्योर हो ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं। तो हम कैसे इंसेक्ट की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, हम अगर एक्स डाइसन बाहर से खुद से दे रहे हैं है ना तो उसकी ज्यादा मोल्टिंग हो सकती है। या अगर हम जुवेनाइन हार्मोन दे रहे हैं बाहर से तो इसका मतलब वो इमेच्योर ही रह जाएगा। समझ रहे हैं आप, तो इमेच्योर रह जाएगा। तो ये दोनों ही केस के अंदर अगर हम उसकी नेचुरल प्रोसेस को गड़बड़ा कर दें तो उसका मतलब उसकी डेथ होना
देखा जा सकता है। तो एक्टाइसन हार्मोन से रिलेटेड जो हम ग्रुप देख रहे हैं वो ग्रुप नंबर 18 है, 18 है। अब 6 के बाद आप कहेंगे कि 7 पढ़ाओ ना भाई, तो 7 का नंबर जो है वो है जुवेनाइन हार्मोन वाला है। लेकिन अभी जैसा कि मैंने एक्टाइसन को पहले मेंशन कर दिया, तो ये 18 नंबर ग्रुप है, इसे जरूर याद रखिएगा। 18 नंबर के अंदर क्या है कैटेगरी का नाम, तो हम कहेंगे डाइएसाइल हाइड्राजीन। डाइएसाइल हाइड्राजीन ये जो है इसके अंदर आप देखेंगे क्रोमोफेनोजाइड है ना। अब देखो इसमें फेनोजाइड आपको टर्म कंटिन्यूटी में दिखेगी, फेनोजाइड फेनोजाइड है ना। देखो क्रोमोफेनोजाइड है, दूसरा हेलोफेनोजाइड है, तीसरा हम देख रहे हैं मेथॉक्सीफेनोजाइड है, चौथा हम देख रहे हैं ट्यूबोफेनोजाइड। ट्यूबोफेनोजाइड मेरे ख्याल से एक बार एसआरएफ एग्जाम में नाम आ चुका है ना, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये जो है ग्रुप नंबर 18 की कहानी है एक्टाइसन से रिलेटेड। लेकिन 7वां ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। 7वां ग्रुप जुवेनाइन ग्रुप। जुवेनाइन शब्द का मतलब क्या जमा, बचपन है ना, एक तरह से उसको इमेच्योर ही बनाए रखना। तो अब कुछ बचकानी हरकत करते हैं अब हम क्या, मैं बोलता हूं आगे का शब्द, आप बोलिएगा प्रिन, है ना। मैं बोलता हूं आगे का शब्द, आप बोलिएगा प्रिन। मैं बोला हाइड्रो, आपने कहा प्रिन। मैंने कहा कीनो, आपने बोला प्रिन। मैंने बोला मैथो, तो आपने बोला प्रिन, है ना। वापस करें, हाइड्रो, कीनो, मैथो। आप कहेंगे हमने तो नहीं बोला, नहीं बोला तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा बुलवाने का मकसद मेरा ये है कि आप ऐसी बचकानी हरकत अगर करें, प्रिन 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 करके याद करें, तो शायद आपको ये याद रह जाए कि जुवेनाइन हार्मोन के एनालॉग्स हमने याद किया है। हाँ, कुछ भी करके ट्रिक्स के साथ इनको याद करने की कोशिश करें, ये जहन में बैठने चाहिए नाम, है ना। तो हमने देखा कि मेथोप्रिन है, चाहे किनोप्रिन है, हाइड्रोप्रिन है, ये सारे जुवेनाइन हार्मोन के एनालॉग्स। एनालॉग्स मतलब ये सारे सिमिलर से ही हैं, इनके फंक्शन सिमिलर से ही हैं। और हम देख रहे हैं 7B, ये जो है ये फेनॉक्सी कार्ब है। अब वही बात कहूंगा, कार्ब देख के ये ना समझें कि ये कार्बामेट है, ये फेनॉक्सी कार्ब को याद रखना पड़ेगा कि जुवेनाइन हार्मोन का ही हम देख सकते हैं को ही कंट्रोल करने वाला एक इंसेक्टिसाइड है। और पायरीपरॉक्सीफेन, है ना, पायरीपरॉक्सीफेन जो है ये भी क्या है, एक तरह से हम देख रहे हैं जुवेनाइन हार्मोन के रूप में देखा जाता है। अब दूसरा पार्ट जो हम देखते हैं, ये तो एक इंपॉर्टेंट ग्रुप देखा हमने 7 नंबर और 18 नंबर, लेकिन अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है काइटिन सिंथेटेज। सिंथेटेज मतलब कोई एंजाइम है, मतलब काइटिन को बनने के लिए कोई एक एंजाइम की जरूरत है जिसका नाम है काइटिन सिंथेटेज। अब ये सिंथेटेज को अगर हम हैक कर लें, इसके अंदर कुछ गड़बड़ कर दें, तो मतलब हमारे इंसेक्ट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप नंबर जो 15 है और ग्रुप नंबर जो 16 है, इवन 10 नंबर का ग्रुप भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो एक्रेसाइड्स के लिए रूप में काम में लिया जाता है। लेकिन 15 और 16 नंबर का ग्रुप हमें याद रखना है इंसेक्टिसाइड के रूप में कि ये काइटिन के सिंथेसिस को रोकता है। काइटिन होती क्या है जानते हैं, है ना, एन ग्लूकोसामीन, है ना, उससे काइटिन बना होता है। काइटिन की यूनिट्स क्या होती हैं, आपको याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे याद आ रहा है एन ग्लूकोसामीन ऐसा कुछ हम बोलते हैं कि उससे काइटिन बना है। अब वो क्यों बनना जरूरी है, काइटिन क्यों बनती है, मतलब काइटिन तो चलो आप कहेंगे आउट बॉडी सेल होती है, अब मेटामॉर्फोसिस से रिलेट किया जाता है इसे। जब इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस होता है, मॉल्टिंग होती है, तब काइटिन एक्सपेंड नहीं हो सकता। हम जब बड़े हो रहे हैं तो हमारे तो कोई मॉल्टिंग नहीं हो रही, क्या रीजन है ना, हमारे ऊपर से तो कोई परत नहीं निकल रही। लेकिन इंसेक्ट में ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि उनकी जो बॉडी वाली जो काइटिन है, ये काइटिन एक्सपेंड नहीं हो सकती, तो उन्हें एक और नई काइटिन बनानी पड़ती है अपने एक नए बॉडी साइज के हिसाब से, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो ये काइटिन है, इसको बनाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत है, काइटिन सिंथेसिस। अगर हम इस एंजाइम को ही गड़बड़ कर दें, तो वो जब इंसेक्ट बड़ा हो रहा होगा, मैच्योर हो रहा होगा, तो नई काइटिन बनेगी नहीं। नई काइटिन बनेगी नहीं तो फिर उसकी मौत तो तय है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप नंबर 15 का इंसेक्टिसाइड क्या करता है, ये करता है। तो ये है बेंजोल, है ना, बेंजोइल यूरियाज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजोइल यूरियाज। बेंजोइल यूरिया, देखो बी और सी को रिलेट कर लेना। बीसी क्या होता है, अरे बहुत क्यूट, या जो भी आप अपने मन में बोलना चाहें, लेकिन बी और सी को रिलेट करके रखेंगे। बेंजोइल यूरिया इज रिलेटेड टू द काइटिन, है ना, याद रखें। अब इसमें डाइफ्लूबेंजोयूरॉन है, टेफ्लूबेंजोयूरॉन है। अब बेंजोयूरॉन को शब्द को याद रखें कि ये ग्रुप नंबर 15 की कहानी है। ग्रुप नंबर 16 में बू आ रही है, ऐसे याद रख लीजिए। 16 नंबर में ब्रू है, मतलब बुप्रोफेजिन है, बुप्रोफेजिन याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। अब तीसरा जो पार्ट है वो क्या होता है, वो हम देखते हैं फैट इनहिबिटर्स का। मतलब कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड भी हैं जो फैट, अब इंसेक्ट को भी अपनी ग्रोथ के लिए कुछ फैटी एसिड्स की जरूरत तो है ही। अब वो फैटी एसिड्स को अगर हम रोक दें उसकी ग्रोथ के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, फैट इनहिबिटर्स कहेंगे। तो ऐसे इंसेक्टिसाइड्स का एक ग्रुप जिसे हम कहते हैं एसीसी। एसीसी मतलब एग्रीकोचिंग चंडीगढ़, अरे नहीं भाई वो नहीं है। एसीसी मतलब क्या हो गया,
एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, है ना, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम जो है इसको रोका जाएगा तो फैटी एसिड्स नहीं बनेंगे, फैटी एसिड्स नहीं बनेंगे तो वो इंसेक्ट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसमें 23 नंबर ग्रुप जो है वो डोमिनेंट देखा जाएगा। हाँ, 23 नंबर ग्रुप इसका एक एग्जांपल है। जैसे हम कहते हैं टेट्रामिक एसिड, क्या कहते हैं, टेट्रामिक एसिड डेरिवेटिव्स, ये टेट्रामिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं। जैसे कि डाइक्लोफेन, अब देखो स्पिरो 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 है, स्पिरो 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 है ना, स्पिरो कौन सा, स्पिरो डाइक्लोफेन, स्पिरो मेसिफेन और साथ में सीरो टेट्रामेट, सीरो टेट्रामेट। तो आपने अभी दो और मोड ऑफ एक्शंस के बारे में जाना, यानी ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 7 के बारे में जाना। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ और ग्रुप्स जो हैं उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। और फटाफट मैं बोल गया, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम दिवाकर खत्री है और स्वागत है आपका इस चैनल पे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगर आपने ये चीज नोट नहीं करी है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है ग्रुप 9 और 29। 9 और 29 पे जो मोड ऑफ एक्शन चलता है वो है टीआरपीवी चैनल्स वाला। टीआरपीवी चैनल का क्या मतलब है? टीआरपीवी का देखो फुल फॉर्म बताने को तो आपको बता सकते हैं हम, ये ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल विनोइड्स ऐसा करके कुछ इनकी फुल फॉर्म है। बट कुल मिला के है ये चैनल्स जो कि कैल्शियम और सोडियम का इनटेक कंट्रोल करेंगे। चैनल्स हमने पहले भी पढ़े थे, राइट, गाबागेटेड थे, कोई ग्लूटामेटेड था, हाँ, अब ये टीआरपीवी चैनल्स है। तभी मतलब नर्वस सिस्टम में ही घूम रहे हैं हम, तो वहां हमने देखा सोडियम या कैल्शियम जो है उसके लिए हमने टीआरपीवी चैनल्स को देखना है। ये स्पेसिफिक काम की बात ये याद रखनी है यहाँ पे कि प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंसेक्ट स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर आपने कभी देखा है, जैसे कि जो डॉक्टर है अगर हमारे घुटने पे, पता नहीं मेरा आपको टांग दिखेगी नहीं, है ना, तो घुटने पे अगर वो मारता है तो पाँव अपने आप ऊपर होता है। अभी आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, बट ऐसा होता है ना कि जब नी पे एक हथौड़ा मारा जाता है तो नी अपने आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जो टांग को अपने आप ऊपर उठा देते हैं, उसको सिग्नल मिलता है और फिर वो ऊपर उठता है। तो इंसेक्ट में भी ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, उनको अपन स्ट्रेच रिसेप्टर्स कह देते हैं। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्पेसिफिकली कोर्डोटोनल ऑर्गन्स के अंदर देखे जाते हैं। कहाँ देखे जाते हैं दोस्त? कोर्डोटोनल ऑर्गन्स में। मतलब क्या है कोर्डोटोनल ऑर्गन? ये ऑर्गन जैसे कि हम कहें एंटीना के अंदर, या हम कह सकते हैं जो इंसेक्ट के जॉइंट्स होते हैं, है ना, जो जॉइंट्स हैं अलग अलग पैरों के अंदर, है ना, तो वहां देखे जाते हैं। काम क्या है इनका? तो इनका काम है कि सुनना, एंटीना पे ये हियरिंग, मतलब बाहर के जो भी संवेद आ रहे हैं, जो भी सिग्नल आ रहे हैं उन्हें रिसीव करना। तो ये हियरिंग है, ग्रेविटी है, और इंसेक्ट का जो मोशन है कैसे वो चलेगा, है ना, तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं जुड़ी हैं टीआरपीवी चैनल से। क्यों? क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? स्ट्रेच रिसेप्टर से। क्या कहानी समझ आई? इंसेक्ट के सुनने का, चलने का, ये सब हिसाब जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा है टीआरपीवी चैनल से। अगर हम ये हिसाब घुमा दें तो बेचारा इंसेक्ट मारा जाएगा। तो ये घुमाने के लिए ये डायग्राम क्या बता रहा है? ये एक सेंसर न्यूरॉन के बारे में बताया है। सेंसर न्यूरॉन यानी जो सेंस करता है बाहर से क्या, सिग्नल्स को। तो सिग्नल जैसे कि सुनना, जैसे कि ग्रेविटी, जैसे कि प्रोप्रायोसेप्शन। प्रोप्रायोसेप्शन का मतलब क्या है? प्रोप्रायोसेप्शन मतलब ये कौन सा बॉडी पार्ट कैसे मूव कर रहा है इसका अंदाजा होना, ये एक तरह से प्रोप्रायोसेप्शन टर्म यूज करते हैं। तो ये जॉइंट्स के अंदर है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये तो बस आपको एक नर्व सेल दिखा दी, और ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टीआरपीवी चैनल है, इनमें गड़बड़ कर दो, गेम गड़बड़ हो जाएगा बेचारे इंसेक्ट का। मॉड्यूलेशन ऑफ टीआरपीवी चैनल जनरेट कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेटर नर्व सिग्नल। कंटिन्यूअसली अगर टीआरपीवी में गड़बड़ हो गई तो कंटिन्यूअसली कैल्शियम मैग्नीशियम जो है, सॉरी, कैल्शियम और सोडियम जो है वो अंदर आएंगे सेल के, और उससे क्या होगा? ये जो हमने कहा ना, जैसे मेरे घुटने पे मैंने मारा तो घुटना पाँव ऊपर हो गया, ऐसे मान लो कि वो पाँव ऊपर ही रह गया। घुटने पे अगर हथौड़ा मारा और पाँव ऊपर हुआ तो पाँव ऊपर ही रह गया, वो वाली सिचुएशन है बेचारे इंसेक्ट के साथ। और हमने जैसा कहा कि ये हियरिंग में भी इंपॉर्टेंट है, उसके मोशन से भी जरूर रिलेटेड है। तो यानी इंसेक्ट डेफ भी हो जाएगा और साथ में अनकोऑर्डिनेटेड हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा। जैसे शराब पीने के बाद इंसान की हालत होती है, वैसे बेचारे इंसेक्ट की होने लगेगी। और उसके हम देखते हैं जॉइंट्स जो है वो भी खिंचे से रह जाएंगे, टांगे खिंची सी रह जाएंगी। तो इस चीज को हम कह सकते हैं एक तरह से टीआरपीवी का इफेक्ट, और इससे अल्टीमेटली क्या होगी? उसकी डेथ होगी। ऐसे सब कुछ होगा, डेफ हो जाना, उसका बहरा हो जाना, उसका अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, इससे उसको भूख नहीं लगेगी, है ना, स्टारवेशन से अल्टीमेटली उसकी मौत होगी। अब कौन सा ग्रुप आता है इसमें? इसमें आता है पायरीन एजोमेथिन डेरिवेटिव्स। पायरीन क्या, एजोमेथिन डेरिवेटिव्स देखे जाते हैं। अब मैं तो देखो पैरों की बात बहुत हुई इसके अंदर, है ना, मैंने घुटने की बात करी और अलग अलग पैरों की बात कई बार करी। तो मैं पाए पाए जब भी दिखता है ना मेरे को, पाए मतलब मैं पैर समझता हूँ, है ना,
बच्चों को भी हम अपने बोलते हैं ना कि पाए पाए चलेंगे अपन, है ना। मेरी छोटी छोटी भांजियां हैं तो मैं उनको बोलता हूँ पाए पाए चलेंगे अपन, तो मतलब पैरों से, पाए मतलब यार मेरे लिए पैर होता है। तो पाए मेट्रोजन, पैरों पे एक मेट्रो का डायग्राम बना लो और रिलेट कर दो उसे, तो पाई मेट्रोजन कैसे करके पैरों से जोड़ दो टीआरपीवी को, पाई मेट्रोजन होगा। हाँ मैं इसको देखो ऐसे पढ़ता हूँ, पाई मतलब पैरों से याद आ जाता है मेरे को कि भाई टीआरपीवी की बात हो रही है। रेफिलो क्विनोजोन, रेफिलो रेफिलो रिफिल होती है ना, पेन के अंदर रिफिल होती है, तो वो किसी के पाँव में घुसा दिया ऐसे मान लो। आप कहेंगे सर आप तो बड़े इनसेंसिटिव हैं अरे नहीं, मतलब इमेजिनेशन है बस, चाहे पैरों को रिफिल से जोड़ना और क्विनाजोन भी, ताकि कुछ किसी ना किसी रूप में मेरे को ये शब्द याद रह पाए, है ना। एक है एफिडो पायरा पायरोपेन। अब एफिड के पैरों में पेन घुसा दो, आप यार इंसेक्ट को मार रहे हैं, एफिड के पैरों में पेन घुसा। आप कहेंगे सर बड़े इंसेंसिटिव इंसान हैं आप, इंसेक्ट को मार दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे बातें कर रहे हो, क्या करें। यही है इंसेक्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड हेडिंग का मतलब ही यही है, इंसेक्ट को मारने वाला कुछ, तो वो सब तो आएगा ही, है ना। तो खैर ग्रुप नंबर 9 के अंदर ऐसा सब कुछ है, पैरों की बातें हैं। 29 के अंदर फ्लोनिकामाइड है, फ्लोनिकामाइड, इसको भी हमें याद रखना है। तो ये क्या था, टीआरपीवी चैनल की कहानी थी। अब आगे कुछ और मैकेनिज्म्स को देख लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। आज की वीडियो की लास्ट स्लाइड है, इसमें अब हम ग्रुप नंबर 11 के पास चलते हैं। 11 नंबर ग्रुप जो है, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि मिडगट इंसेक्टिसाइड कौन से होंगे। बैसिलस thuringiensis, याद है आपको, मिडगट में इसके जो क्राई प्रोटीन निकलेंगे वो क्या करेंगे, एल्किलाइन पीएच होने के कारण वहां पे छेद करेंगे, इंसेक्ट की जो मिडगट है उसमें पोर करेंगे, और पोर होने से उसकी डेथ होगी। दो तरह के हैं। 11A नंबर का जो ग्रुप है बैसिलस thuringiensis का ही है। 11B जो है वो बैसिलस स्पेरिकस से है, ठीक है ना, तो वो thuringiensis है, तो ये स्पेरिकस है, याद रखना है। एक 31 नंबर का ग्रुप भी है ऐसा ही, जिसके अंदर हम एनपीवी को देखते हैं। एनपीवी मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, है ना। अब इसमें भी और एग्जांपल देखें तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है ना, और उससे निकलने वाला वायरस हो सकता है। तो कुल मिला के 31 नंबर का ग्रुप जो है वो भी इस तरह से मिडगट को ही इफेक्ट कर सकता है। तो ये एक हमने और ग्रुप देखा 11 और 31 को। अब हम देख रहे हैं 11 के बाद नंबर 12 का आया, है ना। आप कहेंगे सर 12 पे तो आ गए हम, लेकिन पीछे 8 नंबर रह गया, 10 नंबर रह गया, है ना। देखो 10 नंबर जो है वो ग्रोथ से ही रिलेटेड है, ग्रोथ इनहिबिटर ही है वो, जैसे हम जुवेनाइन हार्मोन वगैरह टाइप के पढ़ रहे थे, वो ग्रोथ इनहिबिटर है, लेकिन वो माइट से रिलेटेड है स्पेसिफिकली। आप उसे पढ़ना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीजें लिस्ट की गई हैं, एकदम क्लियर कट लिखी गई हैं। अगर आप ये 2 वीडियोस अच्छे से समझ लेते हैं तो नीचे दी हुई पीडीएफ आपको आसानी से कंज्यूम हो पाएगी, ठीक है ना। तो वो 10 नंबर तो ग्रुप वो है। 8 नंबर अनस्पेसिफाइड सा है, मल्टीपल साइट पे काम करते हैं 8 नंबर के इंसेक्टिसाइड, तो इसलिए उसे उसके अंदर कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल हैं, उसकी भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ एडिटिंग के टाइम पे आपके सामने एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, तो आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब बारी आती है 12 नंबर की। तो 12 नंबर है रेस्पिरेटरी इनहिबिटर। रेस्पिरेशन कहाँ होता है दोस्तों, सेल के अंदर। रेस्पिरेशन होता क्या है दोस्तों, रेस्पिरेशन मतलब जो फूड का टूटना और एटीपी का बनना। एटीपी मतलब समझते हैं ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सॉइल। सॉइल कहाँ से आ गया, सॉरी सॉरी, सॉइल साइंस का स्टूडेंट हो तो बार बार मुंह पे सॉइल आ जाता है। एटीपी मतलब क्या, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो हम कह रहे हैं जो एटीपी बनना है वो रेस्पिरेशन से जुड़ा है। अगर रेस्पिरेशन को गड़बड़ कर दे तो हमारा काम हो सकता है। यानी हम देखते हैं सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां पे ईटीसी चलता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है पूरी। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ हम कह देते हैं एटीपी सिंथेटेज से जुड़ा है। कोशिश करूंगा डायग्राम्स आ रहे होंगे आपके सामने। तो अब ये जो पूरा चेन है ईटीसी का, इसके अंदर गड़बड़ कर दें हम तो वो गड़बड़ करने वाले इंसेक्टिसाइड्स कौन से हैं, 12 नंबर के इंसेक्टिसाइड्स हैं। तो उससे एटीपी जनरेट नहीं होगी और इंसेक्ट की मौत होना जायज है। तो उसके अंदर हम देखते हैं 12 नंबर ए जो है उसके अंदर आएगा डाइफेन थाइयूरिया। 12 बी के अंदर आएगा ऑर्गेनोटिन मेटिसाइड। अब आपको टिन 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 करना है ना। मैं बोलूंगा एजोसाइक्लो, आप बोलो टिन। मैं बोलूँ साइक्लोहेक्सो, आप बोलो टिन। मैं बोलूँ फेनाब्यूटा टिन, आपने बोला टिन अनऑक्साइड, है ना। तो टिन 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 करके याद कर लेना। अल्टीमेटली 12 सी में है जो है प्रोपाजेराइट, इसे याद रखा जा सकता है। 12 डी के अंदर टेट्रा डाइफोन याद रखा जा सकता है। तो 12 नंबर ग्रुप भी जो है वो रेस्पिरेशन से जुड़ा है। आप कहेंगे कि ग्रुप नंबर 20, 21, 24, 25 ये भी जुड़े हैं किससे, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने से, है ना। तो अब इसमें 24 नंबर जो है इसके तो एग्जांपल मैंने लिख दिए, फॉस्फाइड्स हैं, साइनाइड्स हैं,
फॉस्फीन भी आता है आई थिंक इसके अंदर। लेकिन 20, 21, 25 इसके एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखे, क्योंकि ये काफी टिपिकल से हैं नाम, उनको याद करना एक अपने आप में टास्क है। आप एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट हैं या SRB नेट देने वाले हैं आप, या मैं कहूँ टीचर बनना चाहते हैं, तो आप 20, 21 और 25 के एग्जाम्पल्स को भी याद करने की कोशिश किया। मैंने याद करने की कोशिश करी, मैं कर नहीं पाया, तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया नहीं। देखो जो सच है वो सच है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अवेलेबल है, तो वहां से, राइट। अब बात करें 13 नंबर ग्रुप जो है, जैसे कि 12 नंबर के अंदर रेस्पिरेशन की हमने कहा कॉम्प्लेक्स को गड़बड़ करना। अब जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें हाइड्रोजन ग्रेडियंट, हाइड्रोजन की फ्लो मेंटेन करना होता है। अब उस फ्लो को तोड़ सकता है ग्रुप नंबर 13, यानी अनकपलर ऑफ फॉस्फोराइलेशन, हाइड्रोजन ग्रेडियंट को डिस्टर्ब करना। हाइड्रोजन ग्रेडियंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं आप अनकपलर्स की हेल्प से, और वो अनकपलर कौन है? पायरोल्स है, डाइनाइट्रोफिनॉल है, डिनॉक्स जिसे कहते हैं, वो यहाँ आता है ग्रुप नंबर 13 के अंदर। आप कहेंगे कि भड़बड़ 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 बोले जा रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे पॉज करके एक बार ऐसे ऑब्जर्व करें, नीचे PDF को जाके देखें, मुझे फिर से एक बार और वापस सुनने की कोशिश करें, आ जाएगा समझ में। इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है ये, है ना। तो एक नंबर हमने देखा, 12 नंबर ग्रुप भी देखा, 20, 21, 24 एंड 25 के बारे में भी कुछ चर्चा होगी। तो 20 से पहले नंबर 19 भी आता है, तो 19 नंबर का है ऑक्टापेमाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट। ऑक्टापेमाइन क्या चीज है? जैसे कि हमारे अंदर एड्रेनलिन होता है, मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया तो मेरे अंदर एड्रेनलिन आएगा, है ना, तो मैं डर के मारे कुछ और बेहतर कर पाऊंगा। तो वैसे ही मान लो इंसेक्ट के अंदर एड्रेनलिन जैसा होता है ऑक्टापेमाइन, जो न्यूरोट्रांसमीटर जैसा बिहेव कर सकता है ना। तो ये ऑक्टापेमाइन जो है, इसके रिसेप्टर में अगर हम हेर फेर करवा दें, ऐसे हमारे इंसेक्टिसाइड हो जो उसके हेर फेर में करवा दें, तो वो ग्रुप होगा 19 नंबर। अब 19 साल का है अमित, 19 साल का है अमित और उसके राज हमें पता है। 19 साल का है अमित और उसके राज हमें पता है। अमित राज, अमित राज, ओ पाजी मैं आगा बल्ले बल्ले। अमित राज को याद रखना 19 नंबर ग्रुप से, ये किससे? ऑक्टापेमाइन रिसेप्टर से जुड़ा है। और 28 नंबर ग्रुप की भी बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइनाडिन रिसेप्टर्स। राइनाडिन रिसेप्टर्स ये किसमें होते हैं? मसल्स में होते हैं। जैसे कि अगर मैं मसल कॉन्ट्रैक्ट करूँ ना, आप कहेंगे भाई साहब है ही नहीं तो दिखा क्यों रहे हो? हाँ भाई ठीक है, नहीं है, बट ये कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो क्यों होता है? क्योंकि सेल्स के अंदर कैल्शियम का रिलीज होता है। सेल्स नहीं, मसल्स बोलेंगे, है नहीं मानता जानता हूँ, लेकिन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन से हम देख सकते हैं क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम के रिलीज होने से कॉन्ट्रैक्शन देखा जा सकता है। तो ये प्रोसेस एक तरह से राइनोडिन रिसेप्टर्स के द्वारा कंट्रोल होता है, इसे रोका जा सकता है। कौन से इंसेक्टिसाइड से? तो हम कहेंगे डायएमाइड की हेल्प से। डायएमाइड्स, उसमें भी स्पेसिफिक एग्जांपल क्लोरेन ट्रेनिलिप्रॉल, क्लोरेन ट्रेनिलिप्रॉल, है ना। इसको बोलने में मुझे 2 दिन लग गए सीखने में, लेकिन जो लोग डेली यूज करते हैं उन्हें याद होगा, है ना। क्लोरेन ट्रेनिलिप्रॉल है, ये बहुत ही फेमस इंसेक्टिसाइड है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, याद रखेंगे इसे। तो 28 नंबर ग्रुप की बात होगी, क्लोरेन ट्रेनिलिप्रॉल। अच्छा, ट्रेनिलिप्रॉल प्रॉल प्रॉल वाले और भी हैं 2-3, लेकिन एक स्पेशल याद रखना है हमारे को, फ्लुबेंडामाइड। फ्लुबेंडामाइड, क्योंकि ये डायमाइड है तो फ्लुबेंडामाइड। तो ये थे दोस्तों सारे IRAC के क्लासिफिकेशन, एंड आई रियली होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर मोड ऑफ एक्शन पढ़ रहे हो एंटामोलॉजी में, टॉक्सिकोलॉजी में, या कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रीम से पढ़ रहे हो, मैं इसे एग्रोकेमिकल्स की नज़र से पढ़ता हूँ, क्योंकि एग्रोकेमिकल्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा लगने लगा है। तो जितना ज़्यादा हो सके मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ, और आई रियली होप अगर आप इसे समझने की कोशिश करते हैं शिद्दत से, तो आपके लिए ये आने वाले वक्त में जरूर हेल्पफुल साबित होगा। ओके, तो इस सारे कंटेंट की PDF प्रेजेंटेशंस, अच्छा, बहुत ही अच्छा कंटेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्लीज उसे जाकर पढ़ें। कोशिश करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवा पाऊँ नीचे कमेंट बॉक्स में या किसी रूप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम फंगीसाइड्स की बात कर लेते हैं, फिर हर्बिसाइड्स की बात कर लेते हैं। ओके, तो मिलते, अच्छा कैसे इंसेक्टिसाइड डिसाइड किया जाता है, क्या समझ में आया आपको? इसे जानने के लिए एक नीचे स्पेशल PDF है, हर एक जो भी आपको यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट दिखाया गया है ना, उसके बारे में लिखा हुआ मिलेगा कि वो सिस्टेमिक है या नॉन सिस्टेमिक है, तो उसके बिहाफ पे आप जज कर सकते हैं कि कौन सा इंसेक्टिसाइड कौन से इंसेक्ट पे काम करता है। डन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।